हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न 8। तो बड़े ही ध्यान से समझना है इसको। देखो, इसमें हमें एक भवन दिया गया है और लिखा है कि किसी भवन का गुंबद, गुंबद मतलब होता है भवन के ऊपर का हिस्सा जो कि अर्धगोले के आकार का होता है। आपने कई भवनों में देखा होगा, कई घरों में देखा होगा और मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर भी इस टाइप से बना रहता है कि जैसे कोई ये भवन है तो भवन के ऊपर इस प्रकार का एक गुंबद बना रहता है। इसे क्या बोलते हैं? गुंबद बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहता है अर्धगोले के आकार का, आधे गोले जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये अर्धगोले के आकार का होता है। अंदर से इसमें सफेदी कराने का जो खर्चा होता है वो कितना होता है? मतलब अंदर से इसे सफेदी कराना है, मतलब इस पर पुट्टी करना है अंदर से, या पेंट करना है, सफेद कलर का कुछ भी सफेदी कराना है। तो इसका जो खर्चा होता है वो होता है 498.96। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति मीटर वर्ग है तो ज्ञात कीजिए सबसे पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो देखो, इसमें हमें क्या दिया गया है कि सफेदी कराने में कुल व्यय कितना हुआ है और सफेदी कराने की दर भी दी गई है। कुल व्यय हमें दिया गया है और हमें दर दी गई है। दर कितनी है कि हर मीटर वर्ग में 2 रुपए लगेंगे। हर मीटर वर्ग में यानी प्रति मीटर वर्ग में कितना रुपया लगेगा? 2 मीटर। और टोटल सफेदी जब हो जाती है तो उसमें जो है इतना खर्चा आता है। तो कितना वक्र पृष्ठ होगा अंदर का कि इतना खर्चा आता है, इस हिसाब से, इसकी दर से। तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा सा सूत्र होता है व्यय बटे दर। ये अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो बस आसानी से कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि उसके अंदर यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए बोला हो और व्यय और दर हमें दी हो तो व्यय बटे दर कर दो, बस आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपके सामने आएगा, अब गुंबद के अंदर हवा का आयतन, मतलब इसके अंदर कितनी हवा भरी है, तो गुंबद का आयतन निकालेंगे, तो अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये लिखा है कि इसमें सफेदी कराने में इतना व्यय होता है, तो ये हम लिख लेते हैं। तो सफेदी कराने में व्यय कितना है? देखो ध्यान से, कितना है? 498.96। तो यहाँ पे लिख लो 498.96 रुपये। ये सफेदी कराने में व्यय होता है। इसके बाद इसमें लिखा है कि जो दर दी गई है सफेदी कराने की दर, सफेदी कराने की दर क्वेश्चन से ही देख के लिख लो, सफेदी कराने की दर। तो यहाँ पे सफेदी कराने की जो दर है वो है 2 रुपये। ठीक है, तो 2 रुपये दी गई है, ये दर है, मतलब प्रति मीटर वर्ग पर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रति मीटर वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। तो पहला जो है, पहले को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हेडिंग डाल देंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है? सफेदी कराने में व्यय बटे सफेदी कराने की दर, इनको आपस में भाग कर देंगे। बहुत ही सरल है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब बराबर के नीचे लगाएंगे बराबर। सफेदी कराने में व्यय कितना है? तो 498.96 और सफेदी कराने की दर कितनी है? 2। तो जब इस तरीके से हमें दिया जाता है तो हमें ये लिख लेते हैं। अब इसमें देखो 2 से भाग कर देना, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, बचा 1, हो जाएंगे 18, 2 इनाम 18 दशमलव ज्यों का त्यों, और 2 चौके 8, फिर बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। कितना आया? 249.48, ये आएगा। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा और ये आएगा मीटर वर्ग में। तो इस तरीके से आपको लिख लेना। तो ये पहला आंसर आ जाएगा। अब दूसरा जो है उसको हल करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या पूछा है कि देखो, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो गुंबद कैसा है? अर्धगोले के आकार का। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर घन। क्योंकि गोले का आयतन का आधा करना है तो 2/3 पाई आर घन। गोले का आयतन तो आप पढ़ चुके हैं। तो 2/3 पाई आर घन जब हमने इस तरीके से लिखा तो इसमें हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। क्या हमारे पास अभी त्रिज्या है? तो आंसर है नहीं। तो त्रिज्या हम इसी से निकाल लेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठीय, तो जो ये बताओ कि ये जो गुंबद है ये किस आकार का है? अर्धगोले के आकार का है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो अर्धगोले का होगा वो कितना होगा? तो
गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4πr², तो अर्धगोले का कितना होगा 2πr²। तो हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सेकंड अभी नहीं करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि चूंकि 2πr² क्या है, ये गोले का, अर्धगोले का, जिसे हम गुंबद भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, वक्र पृष्ठ, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आंसर है 249.48, क्योंकि यही तो है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जगह पर हमने ये लिख दिया 2πr² बराबर कितना हो गया 249.48। अब यहाँ पे r² का मान निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि r² यहीं पे रहेंगे और ये 2π जो है ये गुणा में है तो इसे बटे में लेकर आएंगे, तो 249.48 और बटे कितना ले आएंगे 2π। अब पाई का मान तो होता है 22/7, तो ये गुणा में पलट के लिख सकते हैं 7/22, तो r² बराबर 249.48 बटे कितना 2 और गुणित 7/22, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या कैंसिल हो रहे हैं, पहले तो ये कैंसिल कर दो 2 से, क्योंकि आखिरी में 8 है, तो हो सकता है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर बचा कितना, फिर यहाँ पे आ जाएगा दशमलव ये, और 2 चौके 8। देखो यहाँ पे 2 चौके 8 हुआ था तो एक बचा, तो हो जाएंगे यहाँ पे 14, फिर 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8। तो r² बराबर आपको मिलेगा 124.74 गुणित 7 बटे कितना हो जाएगा 22। तो अब क्या करेंगे हम, देखो 11 से कैंसिल कर देते हैं यदि हो जाते हैं तो 11 एकम 11 बचा 1, हो जाएंगे कितने 14, 11 एकम 11, फिर कितने बचेंगे 3, हो जाएंगे 37, 11 तिया 33, बचेंगे कितने, हो जाएंगे शायद 11 दूनी 22, यहाँ पे कर लो 11 एकम 11, 12 में से 11 चले जाएंगे, एक बचेगा तो 14 हो जाएंगे, फिर 11 एकम 11, अब कितने बचेंगे, अब इस बार बचेंगे 3, तो हो जाएंगे 37, तो 11 तिया 33, अब 33 में से 37 में से 33 जाएंगे, 4 बचेंगे, हो जाएंगे 44, 11 चौके 44, और ये दशमलव यहाँ पे। अब 7 का कर देंगे तो r² बराबर कितना होगा, 7 चौके 28, 28 की 8, हासिल आ जाएगी 2, 7 तिया 21, 21 22 23, 23 की 3, हासिल आ जाएगी 2, 7 एकम 7 और 2 9, और 7 एकम 7, ये देखो, और बटे में कितना आएगा 2, और ये जो दशमलव 2 अंक बाद वापस, अब 2 से भाग कर दो, 2 तिया 6 बचा 1, हो जाएंगे 19, ठीक है, तो 2 नाम 18 बचा 1, हो जाएंगे 13, 2 छंग 12 बचा 2 छंग 12 बचा 1, हो जाएंगे 18, 2 नाम 18, तो r² बराबर आएगा 39.69, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा √39.69। इसको भाग विधि से हल करेंगे, दशमलव के बाद केवल एक अंक तक लेंगे, तो भाग विधि से ऐसे हल करते हैं, देखो ध्यान से 39.69 लिख लिया। अब पहले इनके जोड़े बना लेते हैं, एक 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, ठीक है, 2 का एक जोड़ा बनता ही है। अब यहाँ पे ऐसी 2 संख्याएं लिखनी हैं जो एक सी संख्या हों और इससे कम रहे। तो जैसे हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 5 गुणित 5 25 होता है, जो कि 39 से बहुत कम है, 5 से एक अंक और बढ़ा लो, 6 गुणित 6 लिखेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि 39 के करीब है। अगर हम 7 गुणित 7 लिख देते हैं तो 7 सतैया 49 हो जाएगा, 39 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कम, तो वो संख्याएं होंगी 6 गुणित 6, तो 6 छम कितना हो गया 36। अब 39 में से 36 घटाएंगे तो 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। अब देखो यहाँ पे, अब जोड़े से उतरते हैं तो ये दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब देखो ये 69 है तो हम इसमें से एक संख्या ले सकते हैं और ये पूरा जोड़ा ही उतरता है। तो अब जो संख्या यहाँ पे लिखी थी वो इसके नीचे आके ये प्लस हो जाएगी, तो 6 और 6 कितने होंगे 12। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिसमें से शुरुआती ये कैंसिल हो जाए, मतलब कि तो हमें 12 तिया 36, तो 3 बार यदि हम चलेंगे 12 तिया 36 और एक जीरो और बढ़ा लेंगे यदि, तो ये मतलब ये होगा कि 360 तो कम से कम आएगा, ये अंदाज लगाना है। मतलब 6.3 हम ले सकते हैं, दशमलव के बाद यदि हमें एक अंक लेना है, जीरो अगर हम छोड़ भी दें, तो हम इसको लिख सकते हैं r बराबर 6.3 मीटर। तो ये त्रिज्या निकल आएगी। अब इस त्रिज्या के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, गुंबद में हवा का आयतन। तो यहीं पे हम हेडिंग डाल लेंगे या फिर आगे वाले पेज में कर देते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू कर देते हैं, लिखेंगे जो सेकंड नंबर का हमसे पूछा गया था वो लिखेंगे कि गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो गुंबद के अंदर हवा का आयतन जो सूत्र होगा, अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3,
पाई आर घन। तो 2/3 ज्यों का त्यों, पाई का मान होता है 22/7 और आर घन, आर का मान हमने निकाला है 6.3 गुणित 6.3 गुणित 6.3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं। 3 दूनी 6.3 एकम 3। अब ये 7 से हो रहे हैं, 7 या 21, एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो आएगा 0.3। तो 22 दूनी कितना हो गया 44 गुणित 0.3 गुणित यहाँ पे 63। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.3 गुणित 6.3। अब ऐसे कर सकते हैं कि 44 गुणित, इसको कर दो 3/10, इसको कर दो 63/10, इसको कर दो 63/10, क्योंकि दशमलव का एक, दशमलव के बाद इतने अंक उतने जीरो। अब देखो 63 3 सबका गुणा कर लेते हैं और यहाँ रफ में या फिर यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे 44 का 3 में, तो 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 चौके 12 और 1 13, तो ये कितना आएगा 132। अब करेंगे 63 गुणित 63 का, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो 3 का 9 और 3 18, फिर अगले 6 का करेंगे 6 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 6 18 नहीं 6 36 और 1 19, 36 और 1 37। फिर से बता देता हूँ, 3 का 9, 3 18, फिर 6 का करेंगे 6 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1 और 6 36 और 1 37। अब देखो 9 8 8 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1 7 और 1 8 और 1 9 और ये 3, तो कितना आया 39 69। तो अब 132 में 39 69 का क्या होगा, गुणा होगा, लेकिन अभी हाँ 39 69, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 39 69। अब करते हैं, और बटे में कितने जीरो होंगे 1 2 3 जीरो, तो 1 के बाद 3 जीरो। अब करते हैं 132, या पहले लिख देते हैं 39 69 और गुणित कितना करेंगे 132। तो 2 का करेंगे 2 नाम 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 2 छम 12 और 1 हासिल की 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 2 नाम 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल आ जाएगी 1 और 2 3 6 और 1 7। अब 3 का करेंगे, 3 नाम 27, 27 की 7 हासिल आ जाएगी 2 और 3 छम 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल आ जाएगी फिर 2 और 3 नाम 27, 27 और 2 29, 29 की 9 हासिल आ जाएगी 2, फिर 3 का 9 और 2 11। ठीक है। अब किसका करेंगे, 1 का करेंगे तो यही आएगा 39 69। इनको ऐड कर लेते हैं तो 8 7 3 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, 9 9 18 और 1 19, 19 की 9 और हासिल आ जाएगी 1। अब यहाँ पे देखो 7 7 और 1 9 और 1 10 और 7 17 18 19 20 21 22 23, 23 की 3 हासिल आ जाएगी 2, 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो ये आया है अब यहाँ पे 523908। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 523908 और बटे में कितना है 1000। 1000 मतलब 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3 यहाँ लगेगा तो आ जाएगा 523.98। और यही रहेगा आयतन, इसे हम मीटर घन में लिखेंगे, हवा का आयतन इतना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए यहाँ से पूरा। ठीक है, इसके बाद ये वाला पन्ना थोड़ा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।